Hello students, this is video number 22 of geometrical optics, and this is just the continuation of the first video on prisms, and this is now the second video on prisms. लास्ट टाइम हमने एक 15 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म की प्रॉब्लम की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे हमारा एंगल ऑफ डिविएशन का नॉर्मल फार्मूला आई प्लस ई माइनस ए वाला वहाँ पे जाके नहीं लगेगा। ठीक है, फिर मैंने आपको उसके बारे में बताया कि उसको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा। जो डेरिवेशन में हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया था एंगल ऑफ डिविएशन निकालने का, वही कॉन्सेप्ट हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके आगे का कॉन्सेप्ट जो आपका है, उसमें एक और प्रॉब्लम उसी की कॉन्टिन्यूएशन में हम करेंगे, जिसके अंदर हम एक ऐसा प्रिज्म लेने वाला हूँ जिसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो काफ़ी बड़ा है। पिछली बार हमने लिया था जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा था, इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म काफ़ी बड़ा होगा। बट आपको बड़ा छोटा इसमें देखना नहीं है कि आप बोलोगे कितना बड़ा और कितना छोटा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, चल के देखना पड़ेगा कि कैसा कैसा हो सकता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, और उसके बाद हम इसको ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से करेंगे। लेट्स सी द प्रॉब्लम। दिस इज़ द प्रॉब्लम। अब इसमें डेल निकालना है हमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी दिया हुआ है। दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, वो इनकम्प्लीट था जो मैंने पहले बनाया था। एंगल ऑफ डिविएशन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गिवन टू यू, नाउ यू नीड टू फाइंड द एंगल ऑफ डिविएशन इन दिस केस। प्रोसीड कैसे करेंगे हम, ये तो आपको बड़े अच्छे से मालूम है कि हम बिल्कुल नॉर्मल मेथड से प्रोसीड करने वाले हैं, जैसे हमने डेरिवेशन के अंदर किया था। आपको मालूम है हम क्या क्या करेंगे यहाँ। वी विल टेक, देखो कैसा, 1 इंटू साइन 60, एंगल R1 निकालेंगे। आप देखो 1 इंटू साइन 60 इक्वल टू, इसका फिर से मैंने एक चीज़ आपको भूल गया बताना, इसके अंदर भी आपको क्या दिया हुआ है। यू आर गिवन विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म इज √3, दैट इज़ गिवन टू यू, ठीक है। वो भी मैंने नहीं लिखा था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, वो आप यहाँ पे लिख देते हैं, n इक्वल टू √3, ठीक है। तो इसलिए क्या यहाँ पे क्या आ गया, 1 इंटू साइन 60 एंड √3 इंटू साइन R1। यही आपका मेथड है जो हम हमेशा करते हैं। साइन R1 क्या बना, इसमें आपको सामने सामने दिखाई दे रहा है कि आपका R1 किसके बराबर आया। आपका R1 जो है √3/2, 1/2, 1/2, R1 इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। तो R1 इज इक्वल टू जैसे ही 30 डिग्री आया, जस्ट मेक एंगल R2 इक्वल टू R2, इसमें बना दो आप 30 डिग्री बनाओ, और उसको ज़रा अंडरस्टैंड करो कि इसमें होगा क्या। इसको ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो 30 डिग्री जब आपने एंगल बनाया, तो 30 डिग्री एंगल में आपको ये देखना है, देखो 30 डिग्री एंगल बना लो, चलो लेट्स ट्राई। ये बनाया 30 डिग्री एंगल, ठीक है। आप जब ये एंगल 30 डिग्री बनाओगे, ये एंगल 30 डिग्री है, एंगल 30 डिग्री बनाओगे, ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। 60 प्लस 150, 210, इम्पॉसिबल। ये तो आपने सही लाइन ड्रॉ की ही नहीं, तो फिर है क्या। देखो यही चीज़ें हम सीखने वाले हैं कि हम नॉर्मली 30 डिग्री बनाते थे और सीधा ऐसे कर देते थे और यहाँ से रे बाहर निकाल देते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा ये हमने समझना है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री एंगल नॉट पॉसिबल, तो इसको लिख दो नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये नॉट पॉसिबल है। फिर होगा क्या है ये एक्चुअली, कि होगा क्या कि 30 डिग्री जब एंगल बनाता है ना ये, तो ये आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी ज्योमेट्री नहीं लग रही है यहाँ। ज्योमेट्री के साथ आपके सारे जो रूल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो बन ही नहीं रहा। इसलिए ये होगा क्या फिर, इसका मतलब क्या, रे बाहर नहीं आएगी क्या, आएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, बिल्कुल यहाँ गई। ये एंगल 30 डिग्री है जो आपने अभी कैलकुलेट किया, दिस इज 30 डिग्री। 30 डिग्री आते ही आपको पता चल गया दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। और ये एंगल कितना होगा ये आपको बताना है। तो 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 15 इज 120 प्लस 15 इज 120 प्लस 15 120 प्लस 15 इज 135, और 180 में से 135 निकालो तो आपका कितना आया, 45 डिग्री। तो दिस एंगल इज 45 डिग्री, ये आपको पता चल गया, ठीक है। नाउ दिस इज अ इंसिडेंट रे फॉर द सेकेंड सरफेस, दूसरे सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे है। अब इधर क्या होगा, पहले नॉर्मल ड्रॉ करो। जैसे ही नॉर्मल ड्रॉ किया तो आपको ये एंगल कितना पता चल गया, दिस एंगल इज 45 डिग्री। एंड नाउ एक बात समझो मेरी बात, क्या कि जब भी डेंसर से रेयरर मीडियम में जाओ ना, तो TIR का बड़ा खास ध्यान रखो, गड़बड़ हो जाती है बहुत बार डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स के अंदर। तो इसलिए अगर जब 45 डिग्री आपने लिखा, तो अब TIR होगा या ये बाहर जाएगी, इसको देखना पड़ेगा।
ठीक है, गलती से भी कहीं इधर आप फॉर्मूला नहीं लगाना, कौन सा वाला, जो ये फॉर्मूला आपने यहां लगाया। लगा भी दोगे तो आपका आंसर ही नहीं आएगा, लगा भी दोगे तो टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। टाइम वेस्ट होगा वो इसलिए आप पहले से निकाल के रख लो कि इस प्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल किसके बराबर होगा। तो इस प्रिज्म के लिए जैसे यहां लिखा ना, तो आपको मालूम है क्रिटिकल एंगल सी, कई लोग सी लिखते हैं, कई लोग IC लिखते हैं, हम सी लिखेंगे, सी लिख दो अब। ठीक है, तो सी किसके बराबर आया, सी इक्वल टू आया साइन इनवर्स 1/√3, साइन इनवर्स 1/√3। देखो अब ये पंगा पड़ गया क्योंकि 1/√3 तो हमें मालूम ही नहीं किसका होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा तरीका एक और मैंने अभी आपको क्या बताया कि भाई TIR कैसे होगा ये पता लगाने के लिए, TIR पता लगाने के लिए व्हाट यू नीड टू डू कि ये एंगल 1/√3 किसके बराबर होगा। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि अगर साइन 45 होता तो क्या होता, साइन 45 मतलब 45 डिग्री एंगल होता तो क्या आता आंसर, 1/√2। तो 1/√2 से एंगल बड़ा है 1/√3, या साइन इनवर्स 1/√3 बड़ा है कि साइन इनवर्स 1/√2 बड़ा है, क्योंकि 45 डिग्री के लिए ये 1/√2 होना चाहिए था। तो इसका मतलब 1/√3 का आंसर जो आएगा वो 30 डिग्री से बड़ा आएगा। ये मैं आपको बता देता हूं 30 डिग्री से बड़ा क्यों आएगा, क्योंकि 1/√3 जो होता है वो 0.577 होता है, यानी कि 0.5 से बड़ा है। तो अगर साइन इनवर्स 0.5 कितना होता है, साइन इनवर्स 0.5 इज 30 डिग्री, साइन इनवर्स 0.5 इज 30 डिग्री, तो साइन इनवर्स 0.577 क्या होगा, इट इज मोर देन 30 डिग्री बट लेस देन 45 डिग्री, बट लेस देन 45 डिग्री, क्योंकि 1/√2 पता क्या होता है, 0.707। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यूज याद रखा करो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं, डेसिमल में भी अगर ये वैल्यूज याद रहें तो आपके काम आती हैं। तो साइन इनवर्स 1/√3 विल बी ग्रेटर दैन, लेट मी टेल यू, विल बी ग्रेटर दैन 30 डिग्री बट लेस दैन, आप लिख लो यहां पे, लिख के रखो इसके साथ क्या, कि साइन इनवर्स 1/√3 की मुझे एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता, लेकिन इतना मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, क्या क्या गारंटी दे सकता हूं कि इस केस में जो इसका आंसर आएगा वो 30 से पक्का बड़ा आएगा और 45 डिग्री से छोटा आएगा। तो 45 डिग्री से जैसे ही छोटा आया तो TIR होगा, बिकॉज नाउ योर इंसिडेंस एंगल इज 45 डिग्री, तो TIR होगा, TIR होगा तो कोई टेंशन नहीं। और दूसरी गेम एक और बताता हूं कि जैसे जिसको ये सब मेरा कॉन्सेप्ट ये वाला नहीं पता चला कि ये जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे ग्रेटर देन 30 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री, तो वो क्या करेगा, वो ये वाला रूल लगाओ, क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, √3 इंटू, ये देखो ये लगाओ, √3 इंटू साइन 45 डिग्री इक्वल टू बाहर आने का एंगल निकालना है आपने, उसको नाम कोई भी दे दो, उसको कोई भी नाम दे दो, उसको लिखते हैं बाहर क्या है, 1 इंटू साइन थीटा लिख दो, चलो साइन थीटा लिख दो। ठीक है, ये वाला एंगल मुझे पता लगाना है कि बाहर आते टाइम क्या एंगल आएगा। ठीक है, तो साइन थीटा लगा दो, तो यहाँ से आपको क्या पता चला, साइन थीटा इक्वल टू √3/√2, साइन थीटा इक्वल टू √3/√2, तो साइन थीटा इक्वल टू √3/√2, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि √3/√2 तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि √3 इज बिगर देन √2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स 1 से कभी बड़ा होता नहीं। ऐसी चीज़ जब भी आए तो समझ आओ यार मैं मिस कर गया एक चीज़, क्या मिस कर गया, यहाँ तो TIR होना था, मैं तो फालतू का फार्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए फिर क्या क्या अप्रोच होगी हमारी कि इसको कभी फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो होल्ड मैंने आपको पहले समझाया वो अगर आपको हो तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए फिर आप क्या करोगे, आप इधर इधर चले जाओगे। तो जैसे ही आपको पता चला TIR होगा तो TIR होगा, तो हम लोग अब जा रहे हैं इस तरफ। ठीक है, इस तरफ आपको नजर आ रहा है सीधा सीधा 45 डिग्री के इक्वल आ गया ये एंगल। ठीक है, जैसे ही 45 डिग्री का एंगल इक्वल आया, अब आप ये वाला एंगल भी निकाल सकते हो, ये वाला एंगल भी निकाल सकते हो। मैं बताता हूं आपको अभी कैसे आएगा। ये देखो, ये एंगल 45, ये एंगल 15, कितना हो गया ये 120 डिग्री। तो दिस एंगल इज 120 डिग्री, कौन सा वाला, ये वाला एंगल 120 डिग्री है। मैं यहाँ पे बनाऊंगा नहीं, मैं मिटा दूंगा अभी, लेकिन आप ये नोट करो कि ये एंगल 120 डिग्री है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, तो 120 डिग्री है, तो आप थोड़ा ऐसे चलते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, थोड़ा सा विजुलाइज करने के लिए, फील लेने के लिए, नथिंग एल्स। ठीक है, ये 45 डिग्री, 45 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना आया 120 डिग्री, ये मैंने पहले ही निकाल दिया है। ठीक है, 120 डिग्री आया, लेकिन मुझे 120 डिग्री नहीं सोच लेना एंगल ऑफ इंसिडेंस, गलती से भी नॉर्मल बनाओ पहले। ये नॉर्मल बनाया आपने, ये एंगल 30 डिग्री आया,
ये एंगल 30 डिग्री आया, दिस टाइम 30 डिग्री इज ले, मैंने क्या बोला था आपको, वहां पे देखो दोबारा, आपको फायदा होगा इस चीज से जो मैंने अभी आपको समझाया, क्या कि 30 डिग्री जो है आपका जो क्रिटिकल एंगल है वो ग्रेटर देन 30 डिग्री है, इसका मतलब 30 डिग्री पे टीआईआर नहीं होगा, अब टीआईआर नहीं होगा, अब ये रेयर मीडियम में जा रहा है, और अब ये जब जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये एंगल निकालना है, दिस एंगल कम्स आउट टू बी, आप लगाओ फॉर्मूला, लगाओ, आपको कितनी बार सिखा दिया, अब क्या आएगा, √3 इंटू साइन 30, √3 इंटू साइन 30 इक्वल टू 1 इंटू साइन ई, लिख दो, बाहर आ रहा है तो इसलिए ई लिख देते हैं, ठीक है, साइन ई क्या बना, ई इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री आ गया, कौन सा वाला, ये एंगल आपका 60 डिग्री आ गया, ये एंगल आपने 60 डिग्री निकाल लिया, तो ये आपकी सारी कहानी आई। अभी ये तो हमने सारा प्रोसेस इसका समझा कि भाई चल कैसे रहा था ये सिस्टम, देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये सब आपने समझा कि इसका ये सिस्टम चल क्या रहा था, ये तो हमने सब अंडरस्टैंड किया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि हमें तो डेल निकालना है, तो डेल निकालना है, तो आपको मालूम चल रहा है ये तीन बार बाहर निकलने के लिए आपको तीन बार ये सब रिफ्लेक्शन 3 बार हुई है, ठीक है, तो 3 बार आपको डेल 1 डेल 2 डेल 3 की बात करनी पड़ेगी, आओ करते हैं अच्छे से, आप समझना इस बात को कैसे आएगा, आपका डेल 1 जो आ रहा है, डेल 1 कैसे निकालते हैं, डेल 1 निकालने के लिए आप इसको एक्सटेंड करो, ये कितना आया, दिस कम्स आउट टू बी 30 डिग्री, ज्योमेट्री पे थोड़ा होल्ड चाहिए, अगर नहीं है तो मुश्किल आएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ये 30 डिग्री आएगा, तो आपका डेल 1 आ गया 30 डिग्री, ठीक है, डेल 1 यहाँ लिख रहा हूँ मैं, डेल 1 इक्वल टू 30 डिग्री, डेल 1 इक्वल टू 30 डिग्री क्लॉकवाइज, डेल 1 इक्वल टू 30 डिग्री क्लॉकवाइज, डेल 2 आ जाओ इधर, डेल 2 आपको मालूम है डेल 2 कैसे निकालते हैं, ये देखो डेल 2 बहुत बड़ा एंगल आएगा, ये आया, डेल 2 इक्वल टू ये एंगल है डेल 2, अगर डिविएशंस निकालनी नहीं आती तो फिर मुश्किल आने वाली है इन सब में, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है, और तीसरे वाले में 30 डिग्री फिर से आ रहा है, 30 डिग्री क्लॉकवाइज आ रहा है, तीसरा वाला भी मैं बताता हूँ आपको अच्छे से, देखो ये आगे एक्सटेंड करो, ये एंगल है आपका क्या, ये एंगल है आपका डेल 3, तो डेल 3 कितना आ गया आपका, डेल 3 इक्वल टू 30 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज, ठीक है, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आया आपका, आपका आंसर आया 90 माइनस 30 इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इज द आंसर, तो डेल नेट आपका कितना आ गया, ये जो डेल आपको निकालना था ये किसके बराबर आया, इट कम्स आउट टू बी 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इज द रिजल्ट, देखो कितनी अच्छी प्रॉब्लम है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, पुराना भी रिवीजन हो गया, क्या क्या चल रहा था, आईसी के क्या रोल है, प्रिज्म, ये सब कहानी है, और ये डिटेल्ड प्रॉब्लम आपको कराई मैंने, इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें वेरिएशंस हो सकती हैं इन क्वेश्चंस के अंदर, ये सब अच्छे से नोट करो, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी, अच्छे से इसको अपनी कॉपीज़ पे नोट करके एक एक कॉन्सेप्ट को लिख के रखो कि किस तरह से हमने डिविएशन लगाया, बताओ अब इधर कोई लगा सकता है वो फार्मूला I+E-A, तो यहाँ पे नहीं लग सकते ये वाले फार्मूले, इन सबको अच्छे से सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं डैट इज कॉल्ड थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म हम उसको बोलते हैं इन विच एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल, और फिर से ये वेरी स्मॉल बड़ी डेंजरस टर्म होती है, आपने वेरी स्मॉल को पूछना है कि वेरी स्मॉल मतलब कितना एंगल, तो एंगल 0 डिग्री टू 5 डिग्री के बीच में, 0 और 5 डिग्री के बीच में 4-5 डिग्री के लगभग जो एंगल हो उसको हम थिन प्रिज्म के नाम से जानते हैं, और उसमें थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेशंस लेके हम थोड़े फार्मूलाज को सिंपल करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। जब ये एंगल आ गया, इसमें थिन प्रिज्म के केस में आपको जो रिजल्ट्स हैं, डिजायर्ड रिजल्ट्स, वो तभी मिलते हैं जब रेज क्या होंगी, पैरेक्सियल नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि हमने जब एंगल बड़ा लिया था तो आपने देखा था उसमें फिर डिजायर्ड हमारा फॉर्मूला ही नहीं लगते हैं, तो इसलिए हम रेज को पैरेक्सियल मानते हैं, रेज आर पैरेक्सियल, पैरेक्सियल रेज का मतलब होता है आई छोटा, रेज आर पैरेक्सियल, पैरेक्सियल का मतलब आई स्मॉल, आई इज स्मॉल, जब आई स्मॉल है, ए स्मॉल है, ठीक है, ए स्मॉल, ए क्यों स्मॉल है, थिन प्रिज्म है, तो
ए आई इज़ वेरी स्मॉल लिख लो आप, आई इज़ वेरी स्मॉल, ए इज़ वेरी स्मॉल। जब आई और ए स्मॉल, आई स्मॉल है तो आर वन भी स्मॉल होगा। जब आर वन स्मॉल है तो आपको मालूम है आर टू ए माइनस आर टू होता है, तो आर टू भी छोटा और फिर हैंस ई भी छोटा। तो ये सारी क्वांटिटीज़, जितने भी एंगल्स यहाँ इन्वॉल्व है ना, वो सारे के सारे छोटे एंगल्स हैं। ऑल आर वेरी स्मॉल एंगल्स, वेरी स्मॉल एंगल्स। इसलिए थिन प्रिज्म के केस में जब आप रिलेशन लगाते हो ना, अगर आपको याद हो वो, तो बनाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मुझे। ठीक है, मैं बना देता हूँ आपको तब भी। थिन प्रिज्म ऐसे दिखा दो। अब 5 डिग्री एंगल नहीं बनाने की कोशिश करना, 5 डिग्री नहीं बनता हमसे। 5 डिग्री में फिर दिखाई कुछ नहीं देगा। 5 डिग्री एंगल बहुत ही छोटा होता है। 5 डिग्री एंगल ये इतना छोटा होता है। ठीक है, तो इतने एंगल में कहाँ दिखाई देगा आपको कुछ भी। आपने इमेजिन ऐसा कर सकते हो अपने माइंड में, लेकिन अब जो एग्जामिनर को दिखाने के लिए तो ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा आ गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं। एंगल छोटे बहुत हैं, छोटे बहुत हैं। ये एंगल आई, वेरी स्मॉल एंगल। वो नॉर्मल के साथ देखना, एंगल एंगल ऐसे नहीं देखना कभी भी। एंगल इज़ वेरी स्मॉल। फिर आर टू भी यहाँ स्मॉल होगा, आर वन भी छोटा, आर टू भी छोटा। ठीक है, और अल्टीमेटली ई भी छोटा ही आएगा। ठीक है, ऐसे लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे शो कर सकते हो, ऐसे नॉर्मल ये वाला, ये ई एंगल, ये यहाँ पे ये एंगल। आपको बस पता है कि एंगल सारे छोटे हैं। ठीक है, तो हम जब फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूले की फील लाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाई है कि आप यहाँ से देख के ये फार्मूला लगा सको। क्या फार्मूला लगता है यहाँ पे, देखो क्या लगेगा। 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू एन, एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म, साइन आर वन। इधर से क्या मिल गया मुझे, हमें मालूम है साइन आई को हम क्या मान सकते हैं, आई के बराबर, इक्वल टू क्या बन गया, एन आर वन के बराबर। वेरी स्मॉल एंगल्स की वजह से साइन आई इक्वल टू आई, साइन आर वन इज इक्वल टू आर वन। ये आपको बताया है, वेरी स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। तो आई इज इक्वल टू आई, एन आर वन आ गया। दूसरा जब दूसरी साइड इक्वेशन लगाओगे इस और इसकी, तो क्या लिखोगे आप, क्या लिखते हो आप, एन इंटू साइन आर टू इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई, 1 इंटू साइन ई। जब ये लगा तो क्या बन गया, आर टू इक्वल टू, नहीं, एन आर टू इक्वल टू ई, ई इक्वल टू एन आर टू। ठीक है, एंगल डेल किसके बराबर होगा, एंगल डेल इज इक्वल टू होता है क्या, आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, तो आई कैसे निकाला ये आपको बताया मैंने अभी। ठीक है, ये आप देखो, आई इक्वल टू एन आर वन कैसे बन गया और ई इक्वल टू एन आर टू कैसे बन गया, क्यों बना, क्योंकि साइन, सारी एंगल्स बहुत छोटे हैं। सारे एंगल्स छोटे होने के कारण, सारे के सारे एंगल्स छोटे होने के कारण अल्टीमेटली आपका साइन आई इक्वल टू आई, साइन आर वन इक्वल टू आर वन। तो इधर से आई इक्वल टू एन आर वन, और फिर उसी तरह से कैसे निकाला हमने नीचे, ये आपने वो स्नेल्स लॉ लगा के ई इक्वल टू एन आर टू निकाला। फिर डेल की इक्वेशन में जब हमने डाला तो थिन प्रिज्म के लिए हमारे पास एक रिजल्ट आया। वो रिजल्ट क्या आया, दैट रिजल्ट कम्स आउट टू बी, आई की जगह क्या डाल दो, एन आर वन, ई की जगह क्या डाल दो, एन आर टू, और माइनस क्या लिखो, ए। एन कॉमन लो, एन कॉमन लो, डेल इक्वल टू क्या, एन कॉमन लो, एन कॉमन लेके क्या बना, आर वन प्लस आर टू। ठीक है, माइनस ए। समझ आ रहा है आप सबको। ठीक है, जब ये लिख लिया आपने तो उसके बाद देखो, उसके बाद क्या आएगा, डेल इज इक्वल टू, डेल इक्वल टू क्या लिखा आपने, एन आर वन प्लस आर टू माइनस ए। इधर से क्या मिल जाएगा आपको, एन ए माइनस ए। और ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास आ गया, किसके लिए, थिन प्रिज्म के लिए, हर एक के लिए नहीं है। प्लीज़ ज़रा ध्यान देना, जब तक एग्जामिनर मेंशन नहीं करेगा थिन प्रिज्म तो तब तक नहीं लिखना। ये जो डेल आपने लिखा है इसके साथ ब्रैकेट में अपनी कॉपी पे लिख के रखना और भूलना नहीं, क्योंकि लोगों को फिर डेल का ये वाला फार्मूला ज़्यादा पसंद आने लगता है। तो डेल इज इक्वल टू क्या आएगा, एन माइनस ए, एन माइनस वन इंटू ए। तो अगर आप यहाँ पे एक प्रिज्म बना के दिखा दो और वहाँ पे दिखा दो कि इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको बताता हूँ डेल कैसे दिखाओगे आप। ये अगर आपकी इंसिडेंट रे को दिखाओ,
इंसिडेंट रे ये आई, इसको आगे निकाल दो, ठीक है। इंसिडेंट रे ये आ गई, तो डेल कहाँ से, ये इतना पतला प्रिज्म है इसके बीच में पता ही नहीं चलेगा कि वो यहाँ पे है कि यहाँ पे है, तो इसलिए दिखाने का तरीका है ये। आप देखो मैं बताता हूँ, आप इसकी दूसरी रे यहाँ, ठीक है, और ये जो एंगल है दिस इज डेल, यही होता है डेल आपका, ये डेल है, ठीक है। और डेल इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल इज इक्वल टू आपने लिख दिया n-1 इंटू ए, ठीक है। ये हमारी ये थिन प्रिज्म के बारे में मैंने बता दिया। आप एक चीज़ नोट करो, आपको जो मैं बताता हूँ अभी, कि ये अगर आपका नॉर्मल प्रिज्म पे आ रहे हैं, थिन प्रिज्म को नहीं ले रहे हैं अब, हाँ, थिन प्रिज्म के लिए ख़त्म होगी कहानी, ठीक है, दोबारा आएगा, बाद में आएगा, अभी नहीं। तो ये आगे आपका प्रिज्म है एक, जिसमें हमने जब यहाँ पे इंसिडेंट रे फेंकी विद एंगल आई, ध्यान देना प्लीज़, एंगल आई इक्वल टू 30 डिग्री मान लो, पहले एंगल आई इज इक्वल टू क्या मान लो, 30 डिग्री, ठीक है। एंगल आई इक्वल टू 30 डिग्री है, वो 30 डिग्री थोड़ा दिखा देता हूँ यहाँ पे डायग्राम में, तो ये एंगल आपका 30 डिग्री है, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपको एंगल ई मिलेगा ना, ये वाला, यहाँ पे एंगल ई जो है वो फॉर एग्जांपल आपको मिल गया 50 डिग्री, कितना मिल गया, 50 डिग्री। ध्यान से सुनना एक एक बात को, ठीक है, कि आई इक्वल टू 30 डिग्री था, तो ई कितना मिला, 50 डिग्री। अगर मैंने उसी प्रिज्म में, सेम प्रिज्म वी टेक द सेम प्रिज्म, उसी प्रिज्म के अंदर जब मैंने आई को रखा 50 डिग्री, आई को क्या रखा 50 डिग्री, तो आपको ई कितना मिलेगा, जस्ट उल्टा, वो समझना है हमने, कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री, मतलब आई और ई इंटरचेंजेबल हैं, आई और ई इंटरचेंजेबल हैं। और दूसरी बात ये पता चलती है कि हर एक इसमें मतलब आई की वेरिएशन से आपका एंगल ऑफ डिविएशन भी चेंज होता है। जैसे जैसे आप आई को वेरी करते जाते हो, आपको एंगल ऑफ डिविएशन आपका चेंज होता जाता है, देख रहे हो आप, एंगल ऑफ डिविएशन ऑब्वियसली चेंज होगा जब इस फॉर्मूले में डालोगे डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए में, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, अल्टीमेटली आप आई को चेंज कर रहे हो, आई को चेंज करने से ई भी चेंज होगा, ए तो चेंज नहीं होता, आई को चेंज करो तो ई भी चेंज होता है, ई को चेंज करो तो आई चेंज होता है, ठीक है। तो और एक चीज़ हमें क्या देखने को मिल रही है कि 30 डिग्री पे आपको एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना मिला, 50 डिग्री, और 50 डिग्री पे कितना मिला, 30 डिग्री। ये हमने, इस बात को हमने ज़रा अच्छे से अपने दिमाग में रख लेना है कि ये इंटरचेंजेबल क्वांटिटीज़ हैं। हम आई से ई और ई से आई पे आ सकते हैं कभी भी, बड़ा सिंपल है इस बात को अंडरस्टैंड करना। तो इसका जो ग्राफ आएगा किसका, डेल का, किसके साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ, वो देखो कैसा आता है, उसको ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, देखो दिस इज़ द ग्राफ ये है, येलो लाइंस को मत देखो, सिर्फ ग्राफ जो है वो दैट इज़ इन ग्रीन कलर, ये है इसका। और इसमें क्या बता रहा है कि डेल, यहाँ पे हमने देखा कि डेल की जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं उनको लेके मैंने यहाँ पे बात की हुई है एक्चुअली। डेल की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है, ठीक है। और वो डेल की मैक्सिमम वैल्यू मुझे कब मिलती है, जब आई आपका या तो 90 डिग्री हो या तो आपका ई 90 डिग्री हो, याद रखोगे प्लीज़, या तो आई 90 डिग्री हो या तो ई 90 डिग्री हो, तो आपको मैक्सिमम डेल की वैल्यू मिलती है। मैक्सिमम डेल की वैल्यू आपको कब मिलती है, जब आपका आई 90 डिग्री हो और या ई 90 डिग्री हो, तो इसलिए दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो दो वैल्यूज़ पे आपको क्या मिलता है, 90 डिग्री यहाँ पे मैंने बनाया ना, इस 90 पे आप देखो यहाँ पे, अगर ये आपको अभी मैंने बताया कि आई और मतलब आई अगर 90 है, तो आपको ई का एक एंगल मिला मान लो 10 डिग्री, ठीक है, आपको आई का एक एंगल मिला मान लो 10 डिग्री, तो 10 डिग्री पे आपको 10 डिग्री आई पे आपको क्या 10 डिग्री आई पे आपको ई कितना मिलेगा, 90 डिग्री। तो ये बात समझने वाली इंपॉर्टेंट है इधर, इसको बोलते हैं डेल मिनिमम। ध्यान देना इस बात पे, ये पहले पाई बाई टू लिखना है, मैं दो चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसमें, अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है आपने, ठीक है। ये डेल मिनिमम है कि डेल की मिनिमम वैल्यू, ये डेल मिनिमम की क्या खासियत है, ये भी लिख के रखो यहाँ। डेल मिनिमम की क्या खासियत है, यहाँ पे आपको एक ही वैल्यू मिलती है, यानी यहाँ आई और ई इक्वल हैं। डेल मिनिमम तब मिलता है जब आई और ई इक्वल है, मतलब जब भी आपका आई और ई इक्वल होगा ना, उस समय आपको मिनिमम डेल की वैल्यू मिलेगी, और वो ऑब्वियसली एक ही होगी, क्योंकि आप बोलोगे जैसे 40 डिग्री पे आपको ई, आपका आई 40 है, आपको ई भी 40 मिला,
ठीक है, तो अब वो इंटरचेंजेबल नहीं ना होगे। ऐसे आपको बोलते हो 50 पे आपको 40 मिला तो 40 पे आपको 50 मिलेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल बताता हूँ कि हर एक डेल की वैल्यू के लिए, हर एक डेल की वैल्यू के लिए, ये जैसे ये डेल है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डेल की वैल्यू होगी, इस डेल पे आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, मिल रही हैं, ऐसे एक्सटेंड करो इसको, दो वैल्यूज मिली, दो वैल्यूज मिली, तो ये अगर आपका एंगल आई है तो ये आपका एंगल ई होगा। समझे? अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल ई होगा, अगर ये ई है तो ये आई होगा। बस ये समझ लो, इस बात को समझो। ठीक है, क्या बोल रहा हूं कि ये एंगल, और ये फॉर एग्जांपल एंगल मान लो ये कितना है 20 डिग्री, और ये मान लो 70 डिग्री, तो 20 पे 70 नहीं मानो आप, आपको लगेगा 90 प्लस होना चाहिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर अगर आपका आई मान लो 15 डिग्री है, आई कितना 15 डिग्री है, तो ई आपका मान लो है 70 डिग्री, ई आपका है 70 डिग्री, तो क्या होगा 70 डिग्री आई पे ई कितना होगा 15 डिग्री। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हर एक दो वैल्यूज़ हैं आपकी, हर एक डेल के लिए आपको दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक आई और दूसरा क्या होगा उसका ई, या वो, और दोनों इंटरचेंज भी आप कर सकते हो। तो ये आपको, ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बिल्कुल भी इन्फिनाइट कर्व नहीं है, ये बिल्कुल भी पैराबोला नहीं है, लिख के रखोगे, ये पैराबोला बिल्कुल नहीं है, इन्फिनाइट तक नहीं जा रहा है। ये कहाँ तक जा रहा है, पूरी इसकी बाउंड्री मैंने बना के दी, पाई/2 से लेके पाई/2 उसको समझना है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आई भी पाई/2 और ई भी पाई/2, नो। जब आई पाई/2 है तो आई पाई/2 है तो डेल मैक्सिमम होता है, या ई पाई/2 हो तो डेल मैक्सिमम होता है। ठीक है, ऐसे बोलना है आपने। तो ये इसके बारे में, और एक बड़ी सबसे इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में जो आपको बतानी थी वो ये है कि जैसे आपने ये किया ना, ये डिस्टेंस मतलब डेल मिनिमम से लेके इस आई का जो डिस्टेंस है, और इस आई के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको ई मिला इस तरफ, मतलब ये कर्व सिमेट्रिकल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मेरे से गलती से नहीं बनाया, ये सिमेट्रिकल नहीं है। ये डिस्टेंस अगर x1 है, ये गैप अगर x1 है और ये अगर x2 है, तो x2 हमेशा बड़ा होगा किससे, x1 से। ये बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं जो मैंने आपको बताई, इसको अपने पास लिख के रखो कि ये जो गैप आपको x1 दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल भी x2 के बराबर नहीं है। मिनिमम वैल्यू तब मिलती है जब i और e बराबर होते हैं। ठीक है, आई और ई बराबर होते हैं। अब हर एक डेल के लिए आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, एक मतलब डेल की वैल्यू मान लो कहीं आ रही है 30 डिग्री, तो आपने बोलना है कि 30 डिग्री जो डेल की वैल्यू है और वो मिनिमम नहीं है, डेल की वैल्यू मान लो 30 डिग्री आई, कभी 30 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 30 डिग्री क्लॉकवाइज अगर आपके डेल की वैल्यू आ रही है तो वो सिर्फ वो एक वैल्यू के लिए 30 डिग्री नहीं होगी, वो दो आई की 30 वैल्यू होगी। जैसे मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको, पहले इसको नोट कर लो। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को समझो, इधर से आपको क्लियर हो जाएगा, मेरे को लग रहा है कि कंफ्यूज ना हो जाओ आप। फॉर एग्जाम्पल, फॉर डेल मिनिमम पहले ही लिख दो, डेल मिनिमम इक्वल टू मान लो 40 डिग्री। ठीक है, डेल मिनिमम 40 डिग्री, डेल मिनिमम 40 डिग्री, इस पे क्या कंडीशन होती है, आई और ई बराबर होते हैं। कितने होते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, डेल मिनिमम 40 डिग्री, आई और ई इधर बराबर होंगे, पक्का, फाइन, समझ आ गया। अब देखो, फॉर डेल इक्वल टू 30 डिग्री, आपको कोई पूछे बताओ भाई फॉर डेल इक्वल टू 30 डिग्री आई की क्या वैल्यू होगी, तो आप बोलोगे एक वैल्यू नहीं होगी सर, दो वैल्यूज होंगी। क्या बोलोगे, आई की दो वैल्यूज होंगी, एक I1 एक I2। ठीक है, दो वैल्यूज होंगी, एक I1 और एक I2। तो इफ I इक्वल टू I1 होगा तो तो E इक्वल टू I2 होगा। समझ रहे हो, ये एंगल की वैल्यूज हैं। डेल मान लो ये 20 डिग्री ले लो यार, ये 20 डिग्री ले लो, ये ले लो मान लो 65 डिग्री। दो वैल्यूज पे आपको क्या मिला, दो वैल्यूज पे आपको क्या मिला, दो वैल्यूज पे आपको 30 डिग्री डेल मिल रहा है, फाइन, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। ठीक है, दो वैल्यूज, दो डेल की वैल्यू, 30 डिग्री डेल के लिए आपके पास दो वैल्यूज आई, 20 डिग्री और 65 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ, इसको छोड़ दो, इसका मतलब ये हुआ इफ आई इक्वल टू 20 डिग्री तो ई कितना होता है 65 डिग्री, इफ आई इक्वल टू 65 डिग्री तो ई कितना होगा 20 डिग्री। ये इस दर से मैंने जो समझना है वो ये बातें हैं, दिस इज इंटरेस्टिंग जो मैंने आपको। ये एक और क्वेश्चन है जिससे आपको ग्राफ की और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। मैंने क्या लिखा है कि किसी एक डेल मिनिमम पे आई की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो पहली बात तो यहीं पे बोल दो खुद को कि भाई ई भी कितना होगा 30 डिग्री इधर। चलो समझ आ गया हमें, ठीक है, ये तो समझ आ गया। अभी रुक जाओ,
देखो आई इक्वल टू 30 डिग्री, तो ई भी कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, पूछा नहीं है उसने, ये मैंने अपने लिए इंफॉर्मेशन के लिए लिख दिया। वट विल बी द वैल्यू ऑफ ई फॉर आई इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम ना एक एक ग्राफ बना लेते हैं, इधर इधर ग्राफ बना लेते हैं। ऐसा ग्राफ होता है, ये 30 डिग्री आपको गिवन है, आपको पूछा है कि ये डेल मिनिमम है। वट विल बी द वैल्यू ऑफ ई फॉर आई इक्वल टू 20 डिग्री। आई 20 डिग्री इधर होगा, ये गैप कितना है 10 डिग्री का, डेल मिनिमम से इसका। तो यहां जो गैप आएगा, हमें मालूम है कि एक अगले डेल के लिए ये 20 डिग्री पे कुछ डेल होगा, उस पर आपकी दो वैल्यू, ये वाला वैल्यू आपकी क्या है ई की, तो ये 10 डिग्री पीछे है इससे, तो ये कितना पीछे, ये कितना आगे होगा, जो ये वाली वैल्यू आएगी वो कितनी आगे होगी, जो इसकी जहां यहां ये कट करेगा वो कितनी आगे होगी, वो होगी 10 डिग्री से ज़्यादा आगे। इसलिए जो वैल्यूज़ देखो, ये एग्जैक्ट 10 डिग्री, ये भी नहीं हो सकता, सिमेट्रिकल नहीं है। ये कम कह रहा है, कम तो होता नहीं है, ये और कम कह रहा है, ये तो होता नहीं है, इसलिए 42 डिग्री इज द आंसर। ये सिमेट्रिकल के बारे में ये क्वेश्चन था, सिर्फ सिमेट्रिकल के बारे में कि कैसे इस क्वेश्चन को आपने ऑपरेट करना है, इसको प्लीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। इसमें आपने वही करना था, मैं एक बार दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, छोटी डायग्राम बनी थी इसलिए मुझे लगा कि आपको कहीं डिफ़िकल्टी ना आ जाए। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा बना रहा हूँ आपको ग्राफ को, ये यहाँ ऐसा है। ठीक है, हमेशा मैं ऐसे बनाता हूँ, देखो ये सिमेट्रिकल नहीं लगना चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिकल लगेगा तो उसको पता चलेगा कि इसको कॉन्सेप्ट नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ बोला डेल मिनिमम की वैल्यू कब मिलती है, जब आई इक्वल टू क्या होता है, ये 30 डिग्री पे आपको डेल मिनिमम मिलता है, ये गिवन था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी, पता चल गया। फिर वो कहता है कि 20 डिग्री जब आपका आई होगा तो उसके लिए ई कितना होगा, तो वो कैसे फाइंड करते हैं। पहली बात तो ये कि भाई इस पे डेल कितना होगा, ये मार्क कर लिया, इसको एक्सटेंड कर दो, यहां एक और वैल्यू आएगी, वो ये है। अब ये पूछ रहा है वैल्यू कितनी होगी। अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हम निकाल सकते कभी भी, इसलिए ऑप्शंस की बड़ी नीड आएगी। क्या वो, क्या अभी मैंने बना के दिया था आपको, पहले भी क्या बना के दिया था आपको, बना के दिया था कि यहां पे अगर ये गैप x1 है तो ये गैप क्या है x2 है, तो x2 ग्रेटर देन x1 होगा, इसका मतलब x2 ग्रेटर देन 10 डिग्रीज होगा। तो वो सिर्फ किस में था 42 डिग्रीज में, ये इसका कॉन्सेप्ट था। थैंक यू वेरी मच।